नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा चल रही थी हमारी औसत की 3 क्लास अपनी हो चुकी हैं और आज हमारी औसत की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है वो औसत की आज होने जा रही है। पहली क्लास में हमने सामान्य परिचय देखा था, उसके बाद हम कंटिन्यू लगातार अच्छे क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। धीरे-धीरे क्वेश्चनों का लेवल है वो हम बढ़ा रहे हैं और एक अच्छे पीक लेवल तक है वो हम जाएंगे। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और ये भी नहीं कि बहुत लंबा ले जाएं कि इस हिसाब से अपनी क्लास है वो उस हिसाब से चलेगी कि जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ एक बार कंप्लीट करवा दें। उसके बाद आपको सीट है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल के अंदर है वो आपको सीट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल के लिंक के लिए आप मेरे नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे, तो आप वहां एक बार मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ और तरीके के क्वेश्चनों की। काफी क्वेश्चन है वो हमने कल भी लिए हैं। अब देखिए, एक कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कुछ धनात्मक शुरू में ये कहा जाता है कि 10 या 20 शुरू के जो या 100 धनात्मक पूर्णांक हैं उनका औसत निकालिए, या फिर उनके वर्गों का औसत निकालिए, या फिर यूं कहूं कि शुरू की जो 20 विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालिए। तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत निकालो। अब ये देखो, हमें दे क्या रखा है और पूछा क्या है। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि 100 धनात्मक पूर्णांक शुरू के जो शुरू प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक हम शुरू से कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 और ये कहां तक जाएगा? ये 100 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को कि जब भी मैं 1 से लेकर 100 तक मैं यहां तो मैंने संख्याएं तो लिख दी, अब मेरे को औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए? 1 से लेकर 100 तक की जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का मेरे को योग चाहिए। और दूसरी बात मेरे को क्या चाहिए? इनकी कुल संख्या चाहिए। अब ये तो आपको पता है कुल संख्या है 100 है। कितनी संख्याएं हैं पूरी 1 से लेकर 100 तक की? 100 संख्याएं। 1 से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब 50 तक लिखेंगे तो 50 संख्याएं हो जाएंगी, 60 तक तो 60 संख्याएं, और 100 तक लिख रहे हैं कंटिन्यू बिना किसी पूर्णांक को छोड़े हुए। तो कुल पूर्णांकों की संख्या कहां कितनी है यहाँ? वो है कितनी? 100। चलिए अब बात करते हैं योग की। योग कैसे ज्ञात करोगे? 1 को 2 से जोड़ोगे 3, 3 को 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, फिर 5 15, 6 21। ऐसे जोड़ेंगे? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। हमें अगर ऐसे जोड़ेंगे तो कम से कम ये मानो 10 या 15 मिनट तो हमें कैलकुलेशन में लग जाएंगे। चलिए अब यहां देखते हैं आगे करना क्या है। अगर आपको ध्यान में हो कि पूर्णांकों के योग का भी एक सूत्र होता है, और उसके अलावा मैं बात करूं कि उनके वर्गमूलों का योग है उसको भी ज्ञात करने का एक सीधा सूत्र होता है, और वर्ग का। और उसके बाद मैं बात करूं कि जो पूर्णांकों के घनों का योग है उसको भी ज्ञात करने का एक अलग फॉर्मूला होता है। तो आपने कहीं देखा होगा या कुछ अब मैं लिखूंगा तो आपको याद भी आ रहा होगा कि n इंटू एन माइनस वन बटा दो, n प्लस वन बटा दो। n क्या है? n है वो पूर्णांकों की संख्या। जहां तक हम ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान रखना हम कहां से ज्ञात करेंगे? शुरू से, पहले नंबर से लेकर हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और n की वैल्यू हमारे पास मेरे दोस्त कितनी है? 100। प्रथम 100 संख्याओं का हम ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 100 गुणा 101 मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूं यहां, और ये कितना आ गया मेरे पास? 100 गुणा 101 बटा 2। मैं यहां से काटूंगा, चलो मैं ये यहां नहीं लिखता हूं, सीधा काट देता हूं उसको। कितना हुआ? 50। और मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा? 101 को 5 से गुणा करोगे 505, एक जीरो आप लगा दो, कितना आ रहा है? 5050 है वो आपका क्या आ रहा है? वो आपका योग आ रहा है। अब यहां से आप औसत है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा?
5050 बट्टा कुल संख्याएं आपकी कितनी है 100 है। कुल संख्याएं कितनी है 100 है और यहां से ये कितना हो जाएगा आपका औसत है वो आएगा 50.5। जीरो से जीरो काटे हैं, सीधा दो अंकों पे दशमलव लगाओ तो कितना आ जाएगा 50.5 लिखो या 50.50 लिखो, क्योंकि उसके बाद कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला कि दशमलव के बाद की संख्याओं के आगे आप कितने शून्य लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शून्य अगर यहाँ लगाओ ना तो उसका फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ आप इसके 1 2 3 4 जितने लगाओ कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि बात है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ अगर मेरे को ये कह दे कि आप जो प्रथम 10 संख्याएं हैं, प्रथम 10 जो धन पूर्णांक हैं उनके आप वर्गों का औसत निकालो। क्या निकालो? वर्गों का औसत निकालो। तो यहां मैं देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत है वो औसत ज्ञात करो। अब यहां से आप कैसे करोगे इसको? 1 से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहां से लेकर 10 का स्क्वायर। यहां 10 ही संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितना आएगा आपके पास। आंकड़ों का योग की मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 10। कुल संख्या लिख देते हैं इसको कि इन आंकड़ों की कुल संख्या है वो कितनी है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? देखो औसत निकालना है। औसत के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो उनका योग चाहिए और एक उनकी कुल संख्या चाहिए। कुल संख्या अपने पास है, योग अब एक तो मैं 1 को 4 से जोड़ू, फिर 9 जोड़ू, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 72, फिर 81 और नहीं 64 और फिर 81 और फिर 100। एक तो मैं ऐसे जोड़ू या फिर मैं क्या करूं, मेरे पास दूसरा एक तरीका भी है। वो क्या है? मेरे पास एक इसका फॉर्मूला है ज्ञात करने का, और वो फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या है? वर्गों का योग। थोड़ा सा पहले वाले की बजाय फॉर्मूला है वो थोड़ा सा क्या है लेंथी है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। आप आराम से उसको थोड़ा सा एक बार अगर माइंड पे सेट हो गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 1/6 यहाँ n इंटू n प्लस 1, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ तो n इंटू n प्लस 1/2, मतलब यहाँ एक तो 3 का भाग इसके अंदर ज्यादा देना है, प्लस साथ में गुणा किससे कर दो 2n प्लस 1 से। किससे कर दो 2n प्लस 1 से। अब यहाँ n का मान आपको कितना रखना है 10। 10 गुणा 11, देखिए सीधा मान रख रहा हूं। 10 और 1 को जोड़ा कितना हो गया 11, 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया 21, और बटा में क्या है 6। यहां से आप काट सकते हो आराम से, 7 3 21 और 3 दूनी 6 और ये आएगा 5। 11 पंजो 55, या फिर मैं इसको 77 गुणा 5 भी लिख सकता हूं। 11 को 7 से गुणा किया 77 और गुणा में 5, 7 पंजो 35, 5 आपकी कैरी आएगी वो 3 आएगी, 7 पंजो 35 और 3 38। ये कितना, ये क्या आ गया? ये इनके वर्गों का योग आ गया। क्या? इन प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग है वो आपके पास कितना आ गया 385 है वो आ गया। भैया हमें ये थोड़ी याद करना है, हमें तो औसत निकालना है ना। तो औसत औसत कैसे निकालेंगे? 385, मैं सीधा लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ध्यान दे लेना। 385 ये तो हमने योग लिख दिया, इन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या है वो आपके पास कितनी है 10। 380.5 ये आपके सामने यहाँ आंसर है वो आ गया। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए इसी के अंदर एक चीज और देख लेते हैं हम, यही दो फॉर्मूले हमने देख लिए। एक तो आपका योग का फॉर्मूला ये रहा, ये तो संख्याओं के योग का, ये आपका वर्गों के योग का फॉर्मूला आ गया। दूसरा एक बार नोट है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। और एक अपना ये आ गया संख्याओं, सीधी संख्याएं अगर हमें उनका योग करना हो तो फॉर्मूला ये काम में लेंगे, वर्गों के योग के लिए हम ये फॉर्मूला काम लेंगे। और तीसरी मैं बात करूं तो तीसरी क्या है, अगर हमें ये कहा जाए कि घनों का औसत निकालना है, क्या घनों का औसत निकालना है। चलिए फिर हम 1 से लेकर यहां 10 तक का औसत एक बार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि संख्याएं तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक कितनी आएंगी 10 आएंगी, लेकिन उनके घनों का जो योग करना उस योग का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बता दूं।
इसमें आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1/2। बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो योग का फॉर्मूला है वही घन का फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं सकते ना, वरना तो ये योग ही आएगा, घनों का योग थोड़ी आएगा। थोड़ा सा चेंज होगा, और वो थोड़ा सा चेंज क्या होगा, इसको कोष्टक लगाओ और इसका स्क्वायर कर दो, ये लो। अब आप ये मत करना कि जब यहाँ योग की वैल्यू निकाल ली और जब वर्गों का योग है इनके स्क्वायर का योग निकाल रहे हो तो यहाँ स्क्वायर वाला मत लगा देना। ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका कहाँ लगेगा, जब आप घनों का योग निकालोगे। तो यहाँ मैं बात करूं 10 संख्याएं हैं मेरे पास, तो 10 गुणा 11/2 है कि नहीं। 10 और 10 में एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 11, और यहां से काटूंगा तो 5 और 5 55, 55 का स्क्वायर आएगा यहाँ से। अब आने वाले एक दो दिन में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताऊंगा आपको, वर्गमूल और घनमूल तथा घन एवं वर्ग निकालने का तरीका। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको जो यहाँ 55 दे रखा है, 55 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर ज्ञात करने का सीधा और सटीक तरीका यही है कि लास्ट में तो आप क्या लिख दो, 25 लिख दो, और इस 25 से पहले क्या लिखना है, ये 5 छोड़ दो, इस 5 से पहले जो संख्या दी हुई है उस संख्या को उससे एक बड़ी वाली संख्या के साथ गुणा करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। 5 से जस्ट बड़ी संख्या, इस 5 की जगह 25 लिख दो, और ये जो 5 दे रखा है ना, इससे जस्ट बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30, ये लो। अगर यहाँ 65 दे रखा होता तो लास्ट में तो 25 आता, और 6 को एक बढ़ाकर 7 से गुणा करते, और 7 6 को 42, और उसी को 42 और 42 के साथ क्या लिख देते हैं हम 25। अगर 85 दे रखा होता तो 8 को 9 से गुणा करते, 8 ने 72, और 72 25 से वो हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ क्या है कि मैं आने वाले 1 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक स्पेशल वीडियो इसी के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके अंदर वर्गमूल, घन और घनमूल है वो हम सीधा डायरेक्टली कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, वरना मैं तो एक बार बता दूंगा लेकिन उसके बाद आप क्या उसको भूल जाओगे। तो मेरे दोस्तों ये हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारा योग आ गया। और अब हम यहाँ अगर मैं औसत की बात करूं, मेरे को औसत निकालना है तो क्या आएगा 3025, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं 302.5। कैसे लिखा कि 3025 के अंदर मैंने क्या किया, इन संख्याओं की संख्या कितनी संख्याएं हैं, टोटल 10 संख्या है ना, तो इनका 10 का सीधा भाग दे दिया, और 302.5 है वो हमारा यहाँ क्या आ गया, औसत आ गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे। एक देखिए हमारे पास कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिसके अंदर, ये तो चलो हम एक बात होगी कंटिन्यू की, जब शुरू से हमें ये पूछा जाए कि इतनी संख्याओं का आपको औसत निकालना है, वर्गों का औसत निकालना है, घनों का औसत निकालना है। एक बात अगर हमें ये पूछी जाए, जैसे हमें ये कह दे कि प्रथम जो 100 विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालो, क्या करो, प्रथम 100 विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालो, मतलब कहां से 1 3 5 7 9 और ये 99 तक। प्रथम 100 नहीं, मतलब आपको ये कहा जाए कि 100 से जो पहले पहले जितनी संख्याएं हैं उनके अंदर जितने विषम संख्याएं हैं, मतलब 100 से पहले जितनी विषम संख्याएं हैं उनका आप योग निकालो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 1 से लेकर 99 तक जाऊंगा। अब इनकी संख्याएं हैं वो हमें भी नहीं पता, क्या इनकी संख्याएं, हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं प्रथम 100 संख्याओं का, जो प्रथम 100 विषम संख्याएं हैं उनका औसत भी हम आराम से निकाल सकते हैं। वो चीज इसी के अंदर डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है वो किस चीज का काम करेगा। अब देखिए चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेट होती हैं, कैसे एक दूसरे से संबंध रखती हैं, वो चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब जैसे अब जब औसत के जो पिछले हमने 3 क्वेश्चन किए हैं घन वर्ग वाले, तो उसके अंदर वो 3 फॉर्मूले हैं वो हमें मिल गए। बाकी औसत का फॉर्मूला तो एक तो था ही था, उसके अलावा वो 3 चीजें हमने और देख ली। अब यहाँ अगर आपने ये पढ़ी है कभी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, एपी जिसको कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो अगर आपने कभी पढ़ी है तो यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्या यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली? कैसे नहीं आने वाली? अब ये देखो, आपको ये नहीं पता कि भैया मैं 1 से शुरू करूंगा और 99 तक जाऊंगा तो यहाँ पदों की संख्या है वो कितनी आएगी, वो तो मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि उसमें क्या होता, अब समांतर श्रेणी में क्या होता है कि एनवा
पद है वो ज्ञात करने का मतलब इस पद का कौन सा नंबर है वो ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। तो जैसे क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो ये जो एपी की जो प्रश्नावली है वो या एपी की जो एक्सरसाइज है वो 10th क्लास के अंदर दे रखी है। अगर आपके पास 10th क्लास की बुक है तो वहां देख लीजिएगा, या फिर मेरे चैनल के अंदर 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट पड़ी है उसके अंदर जाइए, 5 की प्रश्नावली है और उसके अंदर ये सब चीजें हैं वो दे रखी है। पहले या दूसरे वीडियो के अंदर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, वहां से इसको अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एनवा पद ज्ञात पद दे रखा है लेकिन एन वाला नंबर है वो हमें नहीं पता। ए प्रथम पद होता है और एन तो नंबर होता ही है। कि पद कौन सा नंबर का, वो डी है, वो सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर कितना है, जब विषम संख्या है तो सार्वंतर ऑब्वियसली कितना आएगा, 2। 9 में से 7 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 3 में से 2 1 घटाओगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ चलिए फटाफट इसको करते हैं। लास्ट पद कितना 99 और प्रथम पद आपका 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 एट n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 एंड n इज इक्वल टू क्या होगा 50। n इज इक्वल टू क्या होगा 50 होगा कि भैया आपका ये जो पद है ये पद कौन सा आएगा, ये पद आपका 50वां पद आएगा। अब आपको ये पता चल गया कि यहां से लेकर और यहां तक पद है वो पद कुल कितने हैं 50 हैं। अब इनका योग ज्ञात करने का एक तरीका तो अपने पास ये है कि वो आपने n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब आपको क्या हो कि अंतिम पद है वो आपको नहीं पता हो कि अंतिम पद कौन सा है और आपके पास पदों की संख्या हो, यानी हमारे पास पदों की संख्या है, प्रथम पद है डी है, ये अगर मान आपको पता है तो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको अंतिम पद पता हो तो एक सीधा फॉर्मूला और भी है, वो सम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है वो ये दे रखा है कि बाकी मैं वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी मैं यहाँ आपको काम में लेकर मैं बता दूंगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है वो क्या होता है कि n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए आपका प्रथम पद है, एल आपका अंतिम पद आएगा और n है वो पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या कितनी है 50 बटा 2 और गुणा में क्या आएगा प्रथम पद 1 अंतिम पद 99। 99 और 1 कितना हो जाएगा 100। मैं इसको यहाँ लिख ही देता हूँ 1 प्लस 99। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 50 25 गुणा 100 कितना होगा 2500। ये आपका 2500 है वो आपका योग आ गया। पदों की संख्या आपके पास कितनी है 50। अब तो औसत आराम से निकाल सकते हो ना कि मैंने 50 में 2 का भाग देके 25 लिख दिया है। तो अब यहाँ आपको अगर आप औसत निकालोगे तो कितना आएगा 2500 बटा 50, ये आपका आंसर है वो आ गया। चलिए अब यहां मैं आगे एक चीज और देखूं कि अगर आपको मान लो कि ये कहा जाता है कि प्रथम 100 संख्याएं अगर आपको कह दे कि भैया पहली जो 100 संख्याएं हैं या फिर सॉरी आपको ये कह दे कि प्रथम 100 जो विषम संख्याएं हैं उनका भी योग ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। प्रथम 100 विषम संख्याएं हैं तो आप क्या करोगे, फिर वही प्रोसेस वही होने वाली है कि श्रेणी तो हमें पता चलेगी ना 1 5 7 और यहाँ लास्ट तक आएगी, कितनी आएगी लास्ट पद कौन सा होगा हमें नहीं पता। लेकिन अब देखो एक तो सम ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास ये आ गया, ये एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया और एक सम ज्ञात करने का फॉर्मूला और होता है अपने पास n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना कि आपको अगर ये कह दिया जाए कि प्रथम जो 100 विषम संख्याएं हैं 100 तक तो आपको पता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि वो शायद 199 तक जाएगा क्योंकि 100 से पहले पहले ये वाली तो कितनी आ गई 1 से लेकर 99 तक 50 आ गई, 101 से लेकर 199 तक 50 और आ जाएगी, तो 1 से लेकर 199 तक वो जाएगा। लेकिन हम उस हिसाब से अगर नहीं देखें, चलो 100 के बजाय अगर और कुछ दे दे तो अब हम यहाँ क्या करेंगे n बाई टू, आपको ये 100 संख्याएं दी हुई हैं। क्वेश्चन मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ।
ठीक है। और जरूरी नहीं है प्रथम 100 विषम संख्याएं दी हुई आपको अगर ये कह दे कि 100 से आगे लगातार जो 100 विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, 100 से आगे फिर समांतर आपकी जो श्रेणी है वो कहां से बनेगी, वो 101 से बनेगी, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, उस हिसाब से वो आपकी श्रेणी है वो बन जाएगी। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखिए n है, n का मान तो आपको 100 दे दिया ना कि 100 विषम संख्याएं हैं, तो ये लो 100, 2, इतना काम तो हो गया। 2 गुणा ए यहाँ प्रथम पद होता है, ए कितना है, ए आपका ये रहा 1, 2 गुणा 1 प्लस n का मान आपका कितना है 100, मैंने सीधा 99 लिख रहा हूँ, 100 में से 1 घटा दिया मैंने, सीधा 99 लिख दिया, गुणा में डी सर्वंतर कितना आएगा, 2 आएगा। डी क्या होता है, इसके अंदर का डिफरेंस होता है, ये जो संख्याएं जो लगातार जो संख्याएं हैं इनके अंदर का डिफरेंस है, और वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि बराबर होगा तभी वो समांतर श्रेणी बनेगी, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। 7 में से 5 घटा लो, चाहे 5 में से 3 घटाओ, चाहे 3 में से 1 घटाओ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये तो आ जाएगा आपका बाहर, तो 50 आ जाएगा, अंदर आएगा, या फिर आप ऐसे नहीं करो ना, तो आप अंदर से 2 कॉमन निकाल दो, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, और बाहर निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 गुणा 2, और यहाँ अंदर है वो कोष्टक में कितना आएगा 99 प्लस 1 कितना बचेगा आपका 100 बच जाएगा, और बट्टे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, और आपका आंसर है वो यहाँ कितना आएगा, वो आपका आंसर है यहाँ से आपका 10,000 आया। 10,000 क्या आया है, 10,000 इनका योग आया है 1 से लेकर के और 199 तक जो संख्याएं आएंगी उनका योग है वो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 है वो आपका योग आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आपको बात करें कि औसत की, तो औसत तो आराम से आप निकाल ही सकते हो, दिक्कत ही नहीं आएगी। 100 संख्याएं हैं, औसत कितना आएगा 100, औसत यहां से है वो कितना आ जाएगा आपका 100। और अगर मैं उस हिसाब से देखूं कि वो हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला, कि इसमें क्या था n/2 इंटू ए प्लस एन। अब तो मान लो यहाँ तो हमें 100 संख्याएं, प्रथम 100 विषम संख्याएं, तो हमें ये पता है कि 1 से लेकर 199 तक जाएंगी, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 100 गुणा 1 प्लस 199, अंतिम संख्या 199 होगी बटा 2, और ये कितना आ जाएगा 100 गुणा 200 और बटा 2, ये काट दो, आपका यहाँ भी आंसर है देखो योग बराबर आ रहा है दोनों जगह, 10,000 और 10,000 योग है वो दोनों जगह बराबर आ रहा है। चलिए फटाफट एक बार नोट कीजिए, ये तीनों चीजें नोट जरूर करो, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार इनको फटाफट नोट जरूर कर लो, उसके बाद हम आगे और क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा। देखिए 3 और 3 6 क्वेश्चन किए हैं, और जितने क्वेश्चन किए हैं उतने ही आज क्या है नए फॉर्मूले हैं वो हमने सीखे हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। आपको अगर मान लो कि ये कहा जाता है काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, n संख्याओं का औसत है वो n स्क्वायर है, तथा n संख्याओं का औसत है वो क्या दे रखा है n स्क्वायर। m संख्याएं हैं उनका औसत तो n स्क्वायर है, और n संख्याएं हैं उनका औसत n स्क्वायर है, तो आपको ज्ञात करना है mn संख्याओं का औसत। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये लिख क्या दिया, कुछ नहीं है, बेहद आसान सा सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। ये क्वेश्चन भी आप बिना पेन के आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे वो अब ये देखो, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे कि ये क्या पूछ लिया, तो किसी भी हाल में है वो आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। अब आपको ये कहा जाता है, इस mn को अगर मैं हटाऊं, मैं आपके पास अगर ये लिखूं कि भाई 10 संख्याओं का औसत है वो मेरे को यहाँ 100 दे रखा है क्या, या फिर यहाँ ये मान लो कि 5 संख्याओं का औसत है वो आपके पास 100 दे रखा है, आप उन संख्याओं का योग कैसे निकालोगे? आप उन संख्याओं का योग है वो योग आप कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे यहां से, सॉरी ये mn नहीं है, सॉरी m प्लस n है, क्या आएगा m प्लस n है। ठीक है, तो m संख्याओं का औसत है वो आपके पास n स्क्वायर है। मैं आपके को ये कहूं कि आप 2 संख्याओं का औसत आपके पास 16 है, तो आप उन संख्याओं का योग कैसे निकालोगे? तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं कि भैया m जो संख्याएं हैं, m संख्याओं का योग है वो कितना होगा
एम एन स्क्वायर होगा या नहीं होगा। औसत को उस संख्याओं से गुणा करोगे तो आपके पास उन संख्याओं का योग आएगा या नहीं आएगा, उस हिसाब से एन संख्याओं का निकाल लो यार। बहुत आसान सवाल है। कितना आ जाएगा, एन संख्याओं का औसत क्या है, एम स्क्वायर, तो एन एम स्क्वायर। औसत को संख्याओं की संख्या से गुणा करोगे तो उन संख्याओं का योग निकल कर आएगा या नहीं आएगा। ये दो चीजें तो हमने की है ना, कि m संख्याओं का योग और n संख्याओं का योग है, वो हमें पूछा है। तो अब ये देखो, यहाँ m संख्याओं का योग प्लस n संख्याओं का योग, ये दोनों यहाँ हमें लिखने पड़ेंगे या नहीं लिखने पड़ेंगे। अरे आपको ये कहा जाए कि दो संख्याओं का योग है वो 10 है, आगे तीन संख्याएं हैं उनका योग है वो 20 दे रखा है, तो इनका कुल योग कितना होगा। 10 और 20 को जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, तो इनको जोड़ दो यार, क्या होगा, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम। औसत निकालेंगे, और औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग कितना है हमारे पास, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, और भाग किसका दोगे उसमें आप, कुल संख्याओं का। तो कुल संख्याएं कितनी है, एम और एन। एम संख्याओं का योग तो इतना है, एन संख्याओं का योग इतना है, कुल संख्याएं कितनी है, एम प्लस एन, और आपका कुल योग है वो ये आ गया। अब यहां से आप क्या करोगे, ऊपर से आप एम एन कॉमन निकालो, एम एन दोनों जगह है, यहां से एम और एन निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, एन, प्लस यहां से एन और एम निकालोगे तो यहाँ एम 2 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एम बटे क्या है, एम प्लस एन। तो इससे तो ये कट जाएगा, एम प्लस एन या एन प्लस एम एक ही बात है। तो ये आपका औसत है वो कितना आ गया, यहाँ से एम एन है वो आपका औसत है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज क्लास को हम यहाँ समाप्त कर देंगे। मुझे ये कहा जाता है कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का औसत है वो आपको 28 दे रखा है। सबसे पहली चीज है वो आपको क्या करनी है, आप ये मान के चल देख लो, जो आपको मतलब ये चीज दी हुई है कि तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, पांच संख्याओं का औसत है वो आपको इतना दे रखा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मन में ही देख लिया करो या एक से लिख लिया करो कि इन तीनों संख्याओं का योग है वो कितना आएगा, इस पर 28 कितना आएगा, 84। ये चीज तो आपको अगर पहली लाइन दे रखी है तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले। उसके बाद मुझे ये कहा जाता है कि इनमें से क्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है, आधी। पहली संख्या है वो दूसरी की क्या, दूसरी की क्या है, आधी। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। उसके साथ एक कंडीशन वो दे रखी है कि तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या वो दूसरी की दुगुनी है। क्या है, दूसरी की दुगुनी है। तो भैया संख्याएं ज्ञात करो। बहुत आसान सा सवाल है, समझने की बस, जो क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये मानो कि उसके बाद तो आंसर तुरंत आ जाएगा। पहली संख्या है, तीन संख्याएं हैं, योग 84 दे रखा है, पहली संख्या है वो दूसरी की तो क्या है, आधी है। अगर ये संख्या मान लो कि पहली संख्या दे रखी है, समझने की कोशिश करना कि पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है, आधी। अगर पहली को x मानूं तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x होगी या नहीं होगी। यानी पहली संख्या है यहाँ वाली वो दूसरी की कितनी है, आधी है। तो अगर मैं पहली को मान लो कि मैंने ये कहा कि आपकी पहली संख्या है x है, आप कोशिश ये करो कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको मानो हमेशा, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। पहली संख्या कितनी मानी मैंने, x। और भैया पहली संख्या वो दूसरी की तो क्या है, आधी, मतलब दूसरी तो डबल होगी ना इसकी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x। तीसरी संख्या है वो दूसरी की भी दुगुनी है, तीसरी संख्या है वो दूसरी की भी दुगुनी है। इसका मतलब आपकी जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो कितना आएगा, 4x। तीनों का योग आपको कितना दे रखा है, आपको 84 दे रखा है, तो योग ये कितना हो जाएगा, 4x, 4x और 2x 6 और 1 7x, 7x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 84 आएगा। और यहां से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 84 बटा
7 और भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, 12 संख्या 84 होता है। ठीक है, कितना आएगा, अक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12। अब यहां से आप कहोगे कि भैया ये संख्या तो 12 है, ये संख्या कितनी है, 24 है, और ये संख्या कितनी आएगी, 48। ये लो जी, आपका आंसर है वो आ गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। कोई भी चीज कहीं भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दें कि ये चीज है वो हमें समझ में नहीं आई। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और माफी चाहता हूँ, 1-2 दिन से कोई परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई थी तो थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। दूसरी बात, एक विद्युत विभाग में भर्ती आई है, उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज शाम को अपने चैनल पर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे आप कौन कौन मतलब उसके लिए क्वालिफाई है, तो उस जितने भी जरूरी सूचनाएं हैं, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, वो आपको आज शाम को अपने चैनल के ऊपर है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।